अस्सलाम वालेकुम। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मरी के अंदर मेरे ख्याल से फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे, क्योंकि वो मीडिया तो वहाँ मौजूद नहीं था। आपस की कॉन्वर्सेशन थी। मैंने वहाँ पर कारकुनान भी नहीं देखे होंगे, चंद लोग। उनको उनसे मुखातिब होकर बात करते हुए कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सियासत की खातिर जो है वो झूठ नहीं बोलता। मैं अगर वज़ीर आज़म बनने के लिए, सदर बनने के लिए या इक़्तिदार में आने के लिए झूठ बोलूँगा तो मैं अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दूँगा। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दबे लफ्ज़ों में ये भी कहने की कोशिश की कि ऐसे लोगों को कटहरे में लाना चाहिए जो निज़ाम को चलने नहीं देते। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी अगर बताऊं, मैं टीवी प्रोग्राम्स में अभी मसलसल ये कहते, मैंने कल ही बल्कि भी बोला था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत जल्द जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपना बयानिया बनाएंगे। वो किस लिए बनाएंगे? क्योंकि अभी उनके इलेक्शन लड़ने की चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, अभी उनके वज़ीर आज़म बनने की चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, अभी उनको इक़्तिदार में टॉप पर रखने की जो वो बातें हैं वो क्लियर नहीं हुई हैं। उनके ऊपर मुकदमे तो क्लियर हो रहे हैं, वो पाकिस्तान में तो आ गए हैं, उनको पाकिस्तान में रहकर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने की तो आज़ादी मिल गई है। लेकिन जो श्योरिटी के साथ वो खुद अज्यूम करके आए थे कि शायद मुझे इक़्तिदार मिलेगा, उसकी उनको अभी तक कहीं से साइन नज़र नहीं आ रहे। तो उसकी वजह से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है दोबारा एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपना बयानिया बनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि हमारे सोर्सेज ने ये कंफर्म किया था कि जरदारी साहब की मेरे ख्याल से माई बी टमोरो और आफ्टर टमोरो, मतलब अभी एक आध दो दिन में हमारे पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों में सबसे ताकतवर शख्सियत से मुलाकात होगी, जिसकी अभी आज ही आपने जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी का जो एक स्टेटमेंट है, यू टर्न नज़र आना शुरू हो गया है कि वो कह रहे हैं कि हम अभी किसी के साथ अलायंस नहीं कर रहे, हम इलेक्शन होने के बाद देखेंगे कि हमने किसके साथ मिल के हुकूमत बनानी है। तो वो उन्होंने अपने बयानिए में फ़ौरन से ज़्यादा जो है वो स्टॉप किया है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जिस तरह से पिच उन्होंने हाई की हुई थी अपने स्टेटमेंट्स की, जरदारी साहब ने एकदम से ला के बैलेंस कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभी हम किससे इलाक़ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पीटीआई को भी थोड़ा सा, उनकी भी कुछ जो पुरानी हुकूमत के दरमियान जो लेना देना किया था उसकी भी कुछ डिटेल आप लोगों के सामने शेयर कर दी है। तो ये सब चीज़ें नवाज शरीफ साहब भी बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं। उनको अपनी पार्टी के अंदर भी क्या कुछ हो रहा है वो तमाम चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब से पाकिस्तान गए हैं, आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब से उनके एमपी एमएनएस जो साबका थे उनमें से कोई ऐसी खातर खा चेहरे उनके इर्द गिर्द मौजूद नहीं नज़र आए हैं आपको कि उनकी मुलाकातें हो रही हूँ, पार्टी के लोग उनसे मिलने आ रहे हूँ। ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत ही ताकत के साथ जो पीएमएलएन के अरकान हैं, एमपी एमएनएस हैं, उनको होल्ड करके रखा हुआ है। वो ये किसी भी तरह से नवाज शरीफ साहब को ये तासुर नहीं देना चाहते कि पार्टी के जो लोग हैं वो आपके लिए बेताब थे या आपके लिए आपके मिलने के लिए वो रास्ते में फूल बिछाए बैठे हुए थे। तो नवाज शरीफ साहब को ये चीज़ें महसूस हो रही हैं और बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही हैं। उनको भी पता चल रहा है कि शायद मुझे रुमाल पकड़ाकर दूल्हे स्टेज पर इसलिए बिठा दिया गया कि मैं दूल्हे की तरह पोज करूं, तो ऐसा ना हो कि मैं तो रुमाल मुंह पे रखे हुए ज़बान बंद किए दूल्हे की तरह प्रिटेंड करता रहूं और ऑल ऑफ अ सडन कोई और आए और ये बारात में कोई फुलझड़ी छोड़ दे और भगदड़ मच जाए और दूल्हा कोई और आ जाए और दुल्हन को कोई और ले जाए। तो नवाज शरीफ साहब को बड़ी अच्छी तरह से चीज़ें जो है महसूस होना शुरू हो गई हैं। वो धीरे धीरे अपनी जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ हैं उसकी तरफ वापस जाएंगे। उनके कुछ जो आसपास के लोग हैं, जो उनके उस्ताद हैं, उनके जो कॉलम अगर हम पढ़े तो उसमें भी आपको बहुत ही क्लियर नज़र आना शुरू हो जाता है कि नवाज शरीफ साहब को किस किस्म की स्टेटमेंट फीड की जा रही है कि उन्होंने कैसा नैरेटिव बनाना है। और दूसरी तरफ मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने इसलिए भी ये बयानिया कबल अज़ वक्त सेट कर दिया है कि अगर उनको वजारत उज़्मा नहीं मिलती है, अगर उनको पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया जाता या उनको सदर नहीं बनाया जाता, तो वो पहले ही अपने वोटर और सपोर्टर के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम को कह सके मुझे उन्होंने ये ऑफ़र की थी, मैंने इसको लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। हालांकि मुझ समेत कोई भी दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है जो ये दावा कर सके कि मैं झूठ नहीं बोलता। तो नवाज शरीफ साहब का ये स्टेटमेंट, बल्कि उनको ऐसी स्टेटमेंट देने से गुरेज करना चाहिए था, क्योंकि इस स्टेटमेंट के साथ मेरे जैसे
खर दमाग लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवालात आ जाते हैं कि मियाँ साहब अगर आप सियासत के लिए झूठ नहीं बोलते तो मियाँ साहब आपके इतने वारे न्यारे कैसे हो रही है रियासत। मियाँ साहब अगर आप रियासत के लिए झूठ नहीं बोलते तो अगर आप हमें बताएंगे कि आपके केसेस कैसे ख़त्म हो रहे हैं। मियाँ साहब अगर आप सियासत के लिए झूठ नहीं बोलते तो आप हमें बताएंगे कि आपको किन्होंने गारंटी दी कि आप पाकिस्तान में आए, आपको जेल नहीं जाने दिया जाएगा, आपको ज़मानत मिल जाएगी। मियाँ साहब अगर आप सियासत के लिए झूठ नहीं बोलते तो क्या आप हमें बताएंगे कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपको गारंटी दी थी कि आप पाकिस्तान आए, हम आपको इक़्तिदार भी देंगे और वज़ारत उज़्मा की कुर्सी भी देंगे। लेकिन खैर ये हम मियाँ साहब पे छोड़ते हैं कि वो हमें बताते हैं या नहीं, या वो खामोशी का ही रोज़ा रखते हैं। नवाज शरीफ साहब ने ये तमाम चीज़ें बड़ी सोच समझ के एक प्लानिंग के तहत किया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी दोबारा से जो है वो कहानी में अपना चैप्टर बड़ी पुरजोर तरीके से रोल जो है वो हाईलाइट कर रही है आने वाले वक्त में। मियाँ साहब को मैं पहले दिन से कह रही थी कि मियाँ साहब अगर आपको ये किसी ने खुशफहमी डाली है कि शायद इक़्तिदार आपके हवाले होली सोली कर दिया जाएगा तो ये आपकी गलत फहमी है। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टर्स हैं जिनको उनके अकॉर्डिंग उनके रोल भी दिए जाएंगे। दूसरी बात कि नवाज शरीफ साहब का लाहौर को छोड़ के मरी में जाकर मरी से इलेक्शन लड़ने का जो ये जवाज़ है, ये मुझे उनकी कमज़ोरी लगा। लाहौर उनका घर था, पंजाब उनका घर था, तो उनको पंजाब में रहते हुए सबसे पहले पंजाब की ही किसी ऐसे हल्के से, लाहौर के हल्के से अनाउंस करना चाहिए था कि मैं अपनी जो मेरी एक वरासती एक नशिस्त है मैं उसी पे इलेक्शन पार्टिसिपेट करूँगा। लेकिन उसकी बजाय मरी जाकर उन्होंने वहाँ जाके अनाउंस किया और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि मरी को मियाँ साहब यहाँ पर इलेक्शन जीत के वो स्विट्ज़रलैंड में बदल देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो है मियाँ साहब जो कह रहे हैं बकौल उनके वो झूठे वादे नहीं करते, तो वो कुछ ना कुछ तो डिलीवर करके दिखा देंगे। बाकी इन तमाम चीज़ों को मैं समाप्त करते हुए छोटी सी एक राय देती हुई जाऊँ। मैंने अभी तक जितनी भी शरीफ फैमिली की पॉलिटिक्स देखी है, मैं उनमें से कि कोई दावा करता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, कोई दावा करता है हम ये नहीं करते। अगर मैं किसी को शख्स को मैं अगर अपने तरीके से किसी पर्सनालिटी को नंबर देना चाहूँ तो मैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा को 100 में से 90 नंबर देना चाहूँगी। एटलीस्ट वो जैसी भी हैं, उनकी सियासत से हमें इख्तलाफ हो सकता है, उनके तर्ज बयां से हमें इख्तलाफ हो सकता है, उनकी सोच से हमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो जब भी बोलती हैं, जो भी बोलती हैं, वो सरेआम बोलती हैं। वो अगर बिहाइंड द सीन भी कुछ करती हैं तो वो उसका बड़ा बोल्डली फ्रंट फुट पे आके उसको एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ हमने ये किया, हाँ हमने अपना छीना हुआ हक वापस लिया। तो एक इंसान ऐसा जो बिहाइंड द सीन या फ्रंट पे जैसा हो, मैं उस इंसान पे एतबार करना मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ कि मुझे पता है कि ये शख्स अगर बिहाइंड द सीन भी कुछ कर रहा है तो वो मानेगा, सामने आके भी मानेगा कि हाँ मैं ऐसा हूँ। तो अगर मरीम नवाज शरीफ साहिबा अपनी सियासत में जगह बनाने के लिए बिहाइंड द सीन जाके कुछ भी करती हैं तो उसमें वो शर्माती नहीं है, उसमें वो झिझकती नहीं है। अगर वो अपने मुखालिफिन पे वार करती हैं तो वो उसका खुल्लम खुल्ला उसका एतराफ़ करती हैं और वो सामने से आने वाले नश्तर और तीरों का भी खुल के जो है फेस करती हैं। तो शरीफ फैमिली में से सबसे ज़्यादा अगर मुझे कोई दमदार शख्सियत लगी है जो मैं कह सकती हूँ आंखें बंद करके कि अगर ये कुछ कर रही होंगी तो ये सामने आके भी सच कबूल कर लेंगी, तो वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा है। खुदा हाफिज़।